हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द EBCL क्लास। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस। दैट मीन्स जो हम फेमा हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन तौर से देखा था। हमने वहाँ पे बेसिक टर्म्स देखे थे आ रहे थे, जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑथराइज्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें या लॉट मोर जो सेक्शंस हैं फेमा के, वो हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है, किन लाइंस पे बना है, वो समझ में आया है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। कितने सेक्शंस है फेमा में? 49 सेक्शंस हैं, करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 विच वॉज इनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ इन सेवरल रिस्पेक्ट encompassing the experience gained over a few decades. The Foreign Exchange Regulation Act since then has been reviewed and amendments were made as a part of an ongoing process of economic liberalization relating to foreign investment and foreign trade for closer interaction with the world economy. कि मेरे फेरा में ही काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आते गए एंड वो ऑब्वियसली उनका पार्ट बनते गए। जैसे जैसे हम टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन मूव हो रहे थे तो बहुत सारे मेजर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी एंड वो धीरे धीरे हमने इनकॉर्पोरेट करे। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज द एक्ट टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। फैसिलिटेट मीन्स आप बोल सकते हो kind of to promote external trade and payment and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। मतलब प्रमोट कर रहे हैं प्लस उनके साथ साथ उनको हम ऑर्डरली सही तरीके से मैनेज भी करना किसका काम था? फेमा का काम था। नाउ फेमा के फीचर्स क्या है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में देखो फीचर्स बोल दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है, या हम आ सकता है इम्पोर्टेंस। तो ये देखो नाम बदलेगा लेकिन कंटेंट सेम रहने वाला है। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, दैट मीन्स फेमा के क्या सेलियंट फीचर्स हैं उन पे बात करते हैं। देखो सबसे पहला है, क्या करता है फेमा? रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो मैं आपको यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है या जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके की वर्ड्स हैं। अगर मैंने इससे पहले आपको कभी क्लास में नहीं बताया है कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, सो हेयर आई गो, आपको मैं कीवर्ड्स बताती चलूँगी, ठीक है। इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस कवर करते जाएंगे, आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि मैम किन को कीवर्ड्स बोलती है। तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखोगे। आप कोई रोबोट नहीं हो जो वर्ड टू वर्ड आपने पूरा मॉड्यूल या पूरे नोट्स अपने याद कर लिए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको करना क्या है, आप आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखो बट इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेलियंट फीचर्स के बारे में, तो हमने बोला सेलियंट फीचर क्या है फेमा के, कि वो क्या कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब देखो इसमें तो मैं अगर अपनी भी लैंग्वेज बनाना चाहूँ तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकती ना, इसमें क्या ही लिखोगे अपने वर्ड्स। हम अपने वर्ड्स तब इनकॉर्पोरेट करते हैं कि भाई सेंटेंस या पैराग्राफ में कोई चीज़ है, हमने उसका जिस्ट समझ लिया और फिर हमने उसको अपनी इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। वो होता है कन्वर्टिंग इनटू आवर लैंग्वेज। लेकिन उसमें भी हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो कीवर्ड्स हैं ना, वो अगर आंसर में आ रहे हैं तो बस आपका काम हो गया, आप पास तो होने ही वाले हो, बट आप और अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फेमा का पहला काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, ठीक है, बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नाम ही कहता है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के दो रेजिडेंट्स के बीच में तो नहीं होगा, जो इंडिया में ही रहते हैं, एक गली में रहता है, दूसरा दूसरी गली में रहता है, आपस में ट्रांजैक्ट करें तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज। तो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज किसके बीच में होगा? एक रेजिडेंट इन इंडिया है, दूसरा पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना फेमा का काम है, एज सिंपल एज दैट। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है,
हो सकता है मुझे ट्रांजैक्शन वर्ड एग्जाम में इतना प्रेशर भी होता है, फॉर एनी रीज़न मुझे नहीं याद रहता, तो हो सकता है मैंने लिख दिया हो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इज दैट करेक्ट? डेफिनेटली इट इज़ करेक्ट कि फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है दो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में, तो उसको रेगुलेट कर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यही है अपनी लैंग्वेज में लिखना, बट ट्राई की जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रेगुलेशन। ठीक है, कीवर्ड इज रेगुलेशन, तो रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज लिख रही हूँ, या अगर मुझे वर्ड टू वर्ड ये लाइन याद है ट्रांजैक्शन, तो मैं ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन कीवर्ड क्या है, रेगुलेट करता है, वो आंसर में आना मैंडेटरी है। सेकंड क्या करता है फेमा, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, in India by non-resident and overseas investments by Indian resident। मतलब ये क्या करता है, it provides for investment, कि जो भी बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, अब इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, की आउट ऑफ इंडिया कोई पर्सन रह रहा है, वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो अगर बाहर रह रहा है तो अपनी कंट्री की करेंसी इंडिया में लेके आएगा, है ना। फिर वो उसको कहाँ, मतलब ऑब्वियसली उसका 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, उसकी सोर्स हमें पता हो, तो ये सारी चीज़ों को कौन चेक कर रहा है, फेमा कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अगर लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, और अगर इंडिया का कोई पर्सन बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको भी ऑब्वियसली फेमा उस पर भी एप्लीकेबल होता है, उस पर भी अपनी गाइडलाइंस इशू, मतलब ऑब्वियसली उनकी फेमा की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करना इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया अलाउड है। तो दो चीज़ें क्या होगी, रेगुलेशन, दूसरी चीज़ क्या करता है फेमा, इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलेट करता है, करेक्ट है ना। freely permissible transactions on current account subject to reasonable restrictions that may be imposed। फेमा और हमें क्या बताता है, हमें फेमा करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को परमिट करता है, ठीक है, ऑब्वियसली विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या बोल रहा है कि फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शंस ऑन करंट अकाउंट, फेमा हमें फ्रीली परमिसिबल, मतलब हम देखेंगे जब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 3 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। एक तो है में वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, दूसरा क्या है कि आप कर सकते हो लेकिन विद सर्टेन अप्रूवल्स, ठीक है। तीसरे में क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आप विदाउट अप्रूवल ऑफ द आरबीआई कर सकते हो, लेकिन अगर उस सर्टेन अमाउंट को आप एक्सीड करते हो तो फिर आरबीआई का अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है फीचर्स में कि फेमा हमें परमिट करता है फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शंस ऑन करेंट अकाउंट, ठीक, इतना भी लिख दोगे एग्जाम में मोर देन सफिशिएंट है। फोर्थ क्या है कि फेमा क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैपिटल में मैंने क्या बोला, एक पर्सन की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इफेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो हमें फेमा ये बताता है कि अगर मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें मेरा आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन पिक्चर आते हैं, ठीक। फिर इट प्रोवाइड्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रीपैट्रिएशन टू इंडिया, मतलब क्या, अब ये पूरी लाइन अगर मैं इसमें आपको कीवर्ड बताऊं तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रीपैट्रिएशन टू इंडिया इज द कीवर्ड। अब बोलोगे मैम ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, तो ऑब्वियसली अगर एक सेंटेंस उसकी इंपॉर्टेंस इन्हीं वर्ड से बनी है, मतलब क्या कि अगर मैंने बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया है, कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सामान या मैन्युफैक्चर किया है, जैसे भी मैंने एक आउट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को वो सामान एक्सपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली उस एक्सपोर्ट के बदले मुझे पैसे आएंगे। तो बोलता है जब वो पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली वो पैसे स्मूथली मेरे तक पहुंचाना, उस पैसे को इंडिया में रिमिट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, कौन मैनेज करता है, किसके अंडर होती हैं, फेमा के अंडर होती हैं। सो रिक्वायरमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रीपैट्रिएशन टू इंडिया, रीपैट्रिएशन मतलब बाहर से इंडिया में लेके आना, ठीक है, वो बोलता है रीपैट्रिएट करना, करेक्ट ना। फिर बोलता है प्रोवाइड्स फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, फेमा क्या बोलता है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू डील करोगे।
देन हमें फेमा बताता है एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के अंदर कि भाई आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस तो कर ली, अगर आपने इनमें कुछ भी गलत किया तो ऑब्वियसली एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस भी यहाँ पे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी है, एंड अपील्स प्रोविजन इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। तो तीन जो लास्ट के हैं वो क्या बताते हैं हमें, एडजुडिकेशन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, अपील्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे फेमा के फीचर्स हैं। अब देखो, अब मैं आपको अगर अपना एक कोई तरीका बताऊं कि मुझे यहाँ तक बेसिकली अगर मुझे याद करना है कि क्या क्या चीज़ें फीचर्स में आती हैं, तो मैं याद कर सकती हूँ FIR कार, FIR समझ लो ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, और ये कार, ठीक है। कैसे, अब देखो F से क्या मुझे समझ में आता है यहाँ पे, फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शंस ऑन करेंट अकाउंट, ठीक। I से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स, ये। R से रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो FIR से पहले के 3 पॉइंट हो गए, करेक्ट है। CAR से क्या बनता है, देखो सी से हमने क्या बोला कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोल बेसिकली बोल दो, ठीक है, कंट्रोल या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सी से मेरा कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट किसका है, RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। इससे आप पूरा सेंटेंस ही बन गया सी से आपका। देन ए से हमारा क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन। जब मुझे ऑथराइज्ड पर्सन याद आएगा तो मैं ये सेंटेंस लिख सकती हूँ कि डीलिंग इन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, कि हम फॉरेन एक्सचेंज में कैसे डील कर सकते हैं, थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। आर से क्या बोलता है, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रीपैट्रिएशन। तो रियलाइजेशन एंड रीपैट्रिएशन के लिए हमारा ये वाला आर है। अब देखो ये मुझे एक रैंडमली एक थॉट आया कि हम FIR कार से ये 6 तो मेरे कवर हो गए। अब बाकी के बचे 3, अब या तो आप क्या कर सकते हो कि सी से फिर और कर सकते हो कि सी से और भी थे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस था, ए से और था, एजुडिकेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कंफर्टेबल लगता है, किस भी, देखो हमें याद करने से मतलब है, वो चाहे आप मेरे तरीके से करो, एंड आई एम श्योर कि आपके लर्निंग के बेटर वेज होंगे रादर देन मी, आई एम वेरी मच श्योर यू आर मोर स्मार्टर। तो आपको जो तरीके से याद कर सकते हो करो। पर्पस क्या है, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं ये वाले कीवर्ड्स आंसर में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। तो याद रखना FIR कार, उसके बाद 3 है, 3 कौन से और पॉइंट्स होते हैं मेरे, एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग के। फिर हमने बोला इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अपील्स, ऑब्वियसली हर एक आपको पता है ना कि भाई अगर कंपाउंडिंग ये सब हो रहा है तो कोई अपील भी कर सकता है, तो अपील प्रोविजंस, अभी अगर यहाँ तक भी लिखोगे ना अपील प्रोविजंस तो भी चलेगा, अगर और अच्छे से याद कर सकते हो तो बाय इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टरेट्स एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। तो ये तरीका क्या हुआ, मेरे फीचर्स को याद करने का हुआ। इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा बोलता है, दो RBI एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज transactions, enforcement of FEMA has been entrusted to a separate directorate of enforcement formed for this purpose। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता है कि फेमा के अंदर जो है ना पूरा एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल किसका है, कि RBI का है, ठीक है। लेकिन वो जो RBI कंट्रोल अपना बना रहे हैं ये सब कुछ, उसको इम्प्लीमेंट, मेक श्योर करना कि जो RBI के रेगुलेशंस वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा किसको दिया गया है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को, करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की। सबसे पहले है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एन ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनाल्टी। सो एडजुडिकेशन मतलब एक्ट ऑफ जजिंग, कि भाई अगर कुछ भी ऑफेंस होता है तो आप कहाँ जाओगे, ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पे जो भी हायरार्की है कि आपको पहले इस जगह ट्रिब्यूनल जाना है, फिर ये अपील कर सकते हो। तो वहाँ पे जो ऑफिसर है, बोलता है ऑफिसर ऑथराइज फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग द केस इज पर्टिकुलर इन द रिस्पेक्ट ऑफ पेनाल्टी। सेक्शन 16 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू अपॉइंट बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एज मेनी ऑफिसर्स एज इट मे थिंक फिट
एज एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी। कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जो ऑफिसर्स के पास पूरा राइट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कि ये ऑफिसर्स इस पूरे केस को इस पे पूरी इंक्वायरी बिठाएंगे, इस केस को मतलब पूरा एंड तक पहुंचाएंगे, वो पर्सन हमारे एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ में आते हैं। इस पर्टिकुलर केस को क्या करेंगे, एक्टिंग एज अ जज ऑफ द केस, ठीक है। सो मीन्स एन ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एजुडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनाल्टीज। वो सेक्शन 16 में बताया है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उसमें वो कितने भी ऑफिसर्स इसमें फिट कर सकते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल, कि मैं अपनी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जब मैंने बात करी कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं किस पे अपील कर सकती हूँ, मैं एपलेट ट्रिब्यूनल्स पे अपील कर सकती हूँ। सो एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर एक्सचेंज फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू हेयर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड स्पेशल डायरेक्टरेट अपील अंडर द एक्ट। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं, अब देखो इस पे हमारा ऑथराइज पर्सन पे सेक्शन नंबर 10 फेमा का सेक्शन 10 हमारा ऑथराइज पर्सन पे ही है पूरा का पूरा। उस पे जब हम आएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे डेफिनेशन आई है तो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, money changer or any other person for the time being authorized to deal in the foreign exchange or foreign securities। देखो ऑथराइज डीलर की बात करूं या मनी चेंजर्स की बात करूं तो इन्होंने बोला कौन किसको हम ऑथराइज मानेंगे, तो हमने बोला एक कलेक्टिव डेफिनेशन बना दी ऑथराइज्ड पर्सन की, और उसके अंदर मेरा डीलर भी आ गया, मनी चेंजर भी आ गया, या फिर हमने बोला और एनी अदर पर्सन जिसको ये पावर मिली है कि वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकता है। देखो जब भी हम आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं, मान लो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या हम यूएस जा रहे हैं, तो हमें वहाँ की करेंसी की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली वहाँ पे रुपीज़ तो नहीं चलेंगे ना। अब ये ठीक है, आप कुछ करेंसीज वहाँ पे जाके भी कन्वर्ट करा सकते हो, ऑब्वियसली उसके चार्जेस हायर होते हैं। बेसिकली बोला के जाता है आप अपनी कंट्री से ही कन्वर्ट करा के जाओ। तो आप कहाँ, अब आरबीआई इस चीज़ को ये ठीक है, हमने बोला आरबीआई इस पूरी चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, बट ये छोटे छोटे काम के लिए हम आरबीआई तो नहीं जा सकते ना। ऐसे तो फिर वहाँ पे कितनी समझ लो कितना रश, क्योंकि लोग कितना बाहर आते हैं जाते हैं, तो ये चीज़ आरबीआई नहीं मैनेज कर सकता, तो उन्होंने पावर को डेलीगेट कर दिया। एंड जब डेलीगेट किया तो वहाँ पे हमने एक डेफिनेशन दे दी ऑथराइज पर्सन की, कि ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर्स दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। कि मुझे बाहर जाना है तो मैं अपने हमारे रुपीज़ को दे के वहाँ एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को ले सकती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली उनका उसमें कमीशन होता है, तभी तो वो उससे अर्न करते हैं। लेकिन वो ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर बनते कैसे हैं, उनको आरबीआई से लाइसेंस मिलता है ये पर्टिकुलर काम करने का। एंड जब आरबीआई से लाइसेंस मिलता है मतलब आरबीआई लाइसेंस इशू करने का भी राइट रखता है, प्लस उसको रिवोक करने का भी राइट रखता है। एंड अगर कोई पर्सन बाहर की कंट्री से इंडिया आ रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसे कन्वर्ट कराएगा। अब ये नहीं कर सकता कि अपने फ्रेंड के पास जाके बोल दे कि ठीक है उसने बाहर जाना है, उसी कंट्री में जाना है, तो हमने बोला कि ठीक है तू बाहर जा रहा है ना, ये ले मेरी करेंसी और अपनी यहाँ की मुझे दे दे, तो दैट इज़ नॉट अलाउ आपको। तो हम ट्रैक कैसे कर पाएंगे ट्रांजैक्शंस को, फॉरेन एक्सचेंजेस को हम ट्रैक कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कैटेगरी बना दी। पर्टिकुलरली हमने बोल दिया कि आप ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही अपनी फॉरेन जो आपकी एक्सचेंजेस हैं वो कर सकते हो, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाउ कंटिंजेंट लाइबिलिटी आई एम वेरी मच श्योर सबको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बात मतलब ऑब्वियसली कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है कि वो लाइबिलिटी आज मेरे सिर पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या लाइबिलिटी अराइज हो सकती है उस पैरामीटर को भी ध्यान में रखें, तो वो मेरी कंटिंजेंट है कि फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ है, जो लाइबिलिटी है, उसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो बोलता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक पर्टिकुलर पर्सन के एसेट्स को, उसकी लाइबिलिटीज़ को, उसके या तो एसेट्स को या उसकी लाइबिलिटीज़ को इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी को अगर इफेक्ट करती है तो वो मेरी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं बाहर
मान लो, वैसे ऑब्वियसली हमें पता है दुबई में प्रॉपर्टीज परचेज करना इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मैंने दुबई में, जैसे शाहरुख खान का दुबई में ऑब्वियसली वहाँ पे घर है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि मैंने बाहर किसी कंट्री में एक प्रॉपर्टी परचेज करी, तो क्या उससे मेरी एसेट लाइबिलिटी कुछ फर्क पड़ा? ऑब्वियसली पड़ा कि मेरे एसेट्स ऑब्वियसली बढ़ गए, है ना। मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, एक एसेट क्रिएट हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे एसेट्स क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब क्या, मेरे एसेट्स पे कहीं ना कहीं फर्क आया है, ठीक। अब ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में आती हैं? मेरे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आती है। तो बोलता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी भी पर्सन की एसेट्स को, लाइबिलिटीज को इफेक्ट करता है आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब वाइस वर्सा, कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, अगर वो उसकी कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज पे, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो अगर आपकी बाहर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आपकी एसेट्स, मतलब फॉरेन कंट्री में आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिससे आपकी एसेट्स या लाइबिलिटीज पे फर्क आता है, तो वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। वाइस वर्सा कि बाहर का पर्सन, ठीक है, इंडिया में करता है, कुछ भी एसेट क्रिएट करता है या उसकी किसी तरीके से लाइबिलिटी इनकर होती है, तो वो भी मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो समझ जो इंडिया में रह रहा है उसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? कि वो आउट ऑफ इंडिया कर रहा है, ठीक। और एक पर्सन क्या बाहर रहता है, फॉरेन कंट्री में रहता है, एंड उसके लिए मेरे लिए वो कैपिटल ट्रांजैक्शन कब बनेगा? जब वो जो फॉरेनर है वो इंडिया में अगर उसकी एसेट्स या लाइबिलिटीज इम्पैक्ट होती हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो मैं बोलती हूँ इन इंडिया, ठीक है। वो आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडियन रेजिडेंट बाहर को होती है उसकी एसेट लाइबिलिटीज इम्पैक्ट, तो वो मेरे लिए कैपिटल है। और अगर बाहर के बंदा यहाँ पे आके उसकी कुछ एसेट्स, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिससे उसकी एसेट्स या लाइबिलिटीज में इम्पैक्ट आता है, तो वो इंडिया के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो फेमा में कवर होगा। तो वाइस वर्सा चलता है, समझ लो। अब बेसिक चीज़ यहाँ पे समझने की क्या है कि भाई एक तो यहाँ पे आप रह रहे हो, बाहर जाके कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी है, तो इनकम आप यहाँ से पैसा लेके जाओगे तो ऑब्वियसली इंडिया उस पर रेगुलेशन अपनी रेगुलेट करेगा, तो वो फेमा में आ गया, ठीक है। बाहर का पर्सन यहाँ आके कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बाहर से अपनी करेंसी लेके आएगा, उसको कन्वर्ट कराएगा। हम पूछेंगे कि भाई इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे हमें समझ में आएगा कि उसकी एसेट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हो रही हैं, तो वो भी मेरे लिए क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, जो हम ये कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बोलते हैं, तो क्या मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई एक पर्सन का खुद का कैपिटल या करंट अकाउंट? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली हम लार्जर स्केल पे बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने ऑब्वियसली ये पढ़ा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बीओपी जिसको हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस को मेजर करती है, करेक्ट है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। एंड जब हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो वो ये बात आती है कि जब भी एक कंट्री के अंदर, ठीक है, एसेट्स या मतलब ऑब्वियसली उस एक पर्सन अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हो रही हैं, तो मतलब क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं कि वो चीज़ मेरी कैपिटल अकाउंट में आती है। करंट में क्या है कि भाई बाहर अगर जैसे कोई पेरेंट्स अपने बाहर स्टूडेंट, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको पैसे भेज रहे हैं, मेडिकल कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं और एक सर्टेन अमाउंट तक हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट है, जिससे मेरी एसेट या लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हमेशा याद रखना, ये मेरी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, वहाँ की मेरी कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट में क्या बोला कि भाई जब भी एक ट्रांजैक्शन की एसेट या लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, वो मेरी क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रेजिडेंट इन इंडिया की हो या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की हो, इंडिया में आके कर रहा है, करेक्ट है।
ऐसे ही हमारी यहाँ पे बात आती है करंट अकाउंट की। अब करंट अकाउंट मैंने क्या बोला आपको कि द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मेरी एसेट या लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो क्या है, वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जैसे कि payments in the ordinary course of foreign trade such as short term banking and credit facility in the ordinary course of business। for example नेस्ले की बात करते हैं, ठीक है। अब नेस्ले ऑब्वियसली इट्स एन एमएनसी, इंडिया की कंपनी तो है नहीं, लेकिन इंडिया में उसके हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और भी काफ़ी सारी जगह जगह उनकी ऑफिसेस हैं। अब इंडिया की ऑफिस मान लो और बाहर की ऑफिस, अब वो उनकी प्रेजेंस क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। तो मान लो मैं स्वीडन मतलब स्विट्जरलैंड या स्विस की बात करती हूँ, मान लो वहाँ की एक ब्रांच नेस्ले की और इंडिया की एक ब्रांच के बीच में अगर कोई पैसे का लेना देना होता है तो वो क्या है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, उससे ना ही किसी की एसेट्स ना ही किसी की लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, वो उनकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो बोलता है पेमेंट अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आप कर रहे हो, डे टू डे वाले सीन में कर रहे हो, तो वो मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में कवर होता है। सेकेंड, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि भाई लोन लिया है और उन लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। ये ऐसे ही अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ से हमें इनकम आ रही है, तो वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, क्या कि पेमेंट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड सच एज शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड हमने क्या बोला, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमने बोला रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, कि मान लो किसी के पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं एंड हम यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो वो जो हम अमाउंट रेमिट कर रहे हैं ना, वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा, ना कि मेरी कैपिटल में। स्पाउस के लिए भेज रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए भेज रहे हैं, एंड एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, ठीक है, टिकट करा के दे रहे हैं वहाँ पे उनको बाहर ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस अगर हमको यहाँ पे रह के बियर कर रहा है, दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एजुकेशन के लिए आप पैसे दे रहे हो, मेडिकल केयर के लिए पैसे भेज रहे हो, चाहे वो आपके स्पाउस की हो, पेरेंट्स की हो या चिल्ड्रन की हो, तो वो सारी चीज़ें मेरी किस में आती हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आती हैं। अब देखो इसमें आपको ये जो चीज़ें हैं ना, वो मैं बोलूँगी कि आपको याद करनी होंगी, बिकॉज अगर ये चीज़ें याद होंगी तो क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि येस दैट इज़ माय करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और जहाँ मुझे समझ में आ जाए कि ये एसेट या लाइबिलिटीज से कनेक्टेड है तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब हम आगे पढ़ेंगे रेगुलेशंस के बारे में, रूल्स के बारे में बोलूँ कि 5, 4, उसमें हम अपनी कैपिटल करंट को काफ़ी इलेबोरेट में समझेंगे, लेकिन एज पर द डेफिनेशन आपको ये दोनों डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड मैं बोलती हूँ याद होनी चाहिए। इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं हो सकता, कुछ भी समराइज तरीके से नहीं हो सकता, जो लिखा है ये 3 पॉइंट्स में आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, दैट मीन्स आपको ये चीज़ें याद करनी है। एंड सेम इज द केस विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज वेल। फॉरेन एक्सचेंज, हमें पता है कि द टर्म फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, उसके अंदर एक्सचेंज में क्या इंक्लूड हो रहा है, डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस ऑफ देखो बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। भाई एक्सचेंज तो तभी होगा ना कि हमने बनाया किस में है कि एक्सप्रेस तो हमने क्या किया है, एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, लेकिन उनको कन्वर्ट होके किस में मिलेगा, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री की करेंसी में, तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। पर्सन, तो बोलता है द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ठीक है, HUF, कंपनी, अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक। तो यहाँ तक पहले पढ़ो कि पर्सन में कौन कौन आता है। याद रखना कि पर्सन में हमने 6 नाम लिए हैं, क्या, इंडिविजुअल से स्टार्ट करके, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOI, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, BOI, ठीक है। तो ये 6 हमने पर्सन में करे हैं। उसके बाद हमने क्या बोल दिया,
वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लेकिन इसके बाद वाली लाइन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलती है? एनी एजेंसी, ठीक है, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, वो भी क्या आएगी? वो भी पर्सन की ही डेफिनेशन में कवर होगी, उसको भी हम पर्सन ही मानेंगे। जब हम फेमा के प्रोविजंस देखेंगे, उनको हम देखेंगे कि फेमा के प्रोविजंस इस पे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम ये याद रखना कि उनकी एजेंसी पे, ठीक है, उनकी ऑफिस पे, ब्रांच पे, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, अगर इनमें से कोई भी पर्सन किसी भी एजेंसी को, ऑफिस को, ब्रांच को ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है, कैसे कि भाई सर्टेन परसेंटेज इनके पास है जिससे वो कंट्रोल एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वो भी पर्सन ही माने जाएंगे एज पर फेमा। ठीक है, तो 6 नाम क्या मेरे साथ वापस से रिपीट करो? इंडिविजुअल्स, फिर और क्या हो सकता है? इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, इनके साथ साथ इनके क्या इंक्लूड करेंगे हम? एनी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। इन 6 पर्सन की अगर कोई भी एजेंसी है, कोई भी ब्रांच है, कोई भी ऑफिस है, तो इनको भी हम क्या मानेंगे? पर्सन की ही डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, हमारे लिए ये भी पर्सन ही होंगे। करेक्ट है? तो याद रखना, पर्सन की डेफिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है एज दी कैपिटल एंड करंट अकाउंट। करेक्ट? अब हम आते हैं हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन पे, विच टॉक्स अबाउट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन डेफिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक, अब पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम 2 चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस में ही चेक होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इनके प्रोविजंस दे रखे हैं, ए कंडीशन बोल लो, ए या बी, जो पहले ए और बी में लिखा है वो मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ऐसे लिख लो, फर्स्ट स्टेप। मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है? चेक फर्स्ट स्टेप, क्या? ए और बी। अगर ए और बी में हम देखेंगे कि भाई ए और बी अगर मेरा हो रहा है, कि भाई हम देखेंगे ए और बी में मेरा एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए और बी में वो फॉल हो रहे हैं। तो अगर वो ए और बी में फॉल होते हैं तो ही हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है टू चेक 182 डेज। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। सबसे पहले मुझे ए और बी चेक करना है। अगर ए और बी मेरा हो रहा है, उसके बाद ही मैं 182 डेज के क्राइटेरिया को चेक करूंगी। ऐसे नहीं करना कि पहले 182 डेज देख लिया उसके बाद मैं ए और बी पे आ रही हूँ। द आंसर इज नो। पहले हम ए और बी देखेंगे, उसके बाद ही हम 182 डेज पे आएंगे। नाउ व्हाट इज 182? यहाँ पे लिखा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर एक पर्सन का स्टेटस हमें जानना है कि उस पर फेमा अप्लाई होता है नहीं होता है, तो हम उसका स्टेटस जानेंगे। कैसे जानेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या आउट ऑफ इंडिया है? तो हमने बोला कि अगर वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, ठीक है, तो हमने बोला कि तो वो मेरी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? आपको पहले 182 डेज नहीं देखना है, पहले आपको कंडीशन देखनी है ए और बी की। अगर ए और बी है तो ही हम 182 डेज पे आते हैं, अदरवाइज बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा ना। ए और बी तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो बोलता क्या है? तो यहाँ पे लिखा है अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट क्या लिखा है? बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये दोनों नहीं आते हैं। क्या बोलता है? एक ऐसा पर्सन, ए और बी। ए क्या बोलता है? एक ऐसा पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया,
बोल रहा है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, हम ए को क्या नहीं, ए को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ए क्या है लिख लो यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको क्लियर करती हूँ। आप लिख लो ए क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये मना कर रहा है, बोल रहा है ये 3 पर्सन को ना हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। कौन से पर्सन? बोलता है एक ऐसा इंसान जो इंडिया से बाहर चला गया है या जा रहा है इन 3 रीजन की वजह से। क्या? कि वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, उसकी जॉब लग गई है या लग जाएगी, इस वजह से वो बाहर जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पर्सन के रीजन की वजह से बाहर जा रहा है। दूसरा मैंने बोला वो बिजनेस करने बाहर जा रहा है। ठीक है, तीसरा रीजन कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसका स्टे आउट ऑफ इंडिया कब तक है हमें ये नहीं पता, तो हमने बोला वो फॉर अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर जा रहा है। तो जब वो इंडिया को छोड़ के ही जा रहा है तो वो मेरे लिए तो फिर किसी काम का नहीं हो गया ना। अगर मैं गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से सोचूं कि भाई अब वो यहाँ मतलब इन 3 पर्पस के लिए जा रहा है, पैसा वो बाहर कमाएगा, बाहर फिर मतलब ऑब्वियसली जब तक उसका पैसा वो रिमिट नहीं करता तब तक हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मेरे लिए इन द सेंस कि मेरी गवर्नमेंट के लिए किसी काम का नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट ने बोल दिया ये 3 फिर मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है ही नहीं। ठीक है, बेशक वो 182 डेज से ज़्यादा पिछले साल में इंडिया में रहे हो। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो जॉब करने, बिजनेस के लिए या फिर फॉर अनसर्टेन पीरियड बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तब भी ऑब्वियसली वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाएंगे। ऑब्वियसली साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। ठीक है, मान लो कोई पर्सन इंडिया में रहा 200 दिन के लिए। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 200 दिन के लिए रहा है, लेकिन वो जो 165 डेज बचे थे ना, वो उसके जैसे ही उसके इंडिया में 200 दिन कंप्लीट हुए, लेकिन वो बीच में ही बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन बाहर वो क्यों गया है? बाहर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से गया है। तो हमने बोला तब भी अगर हम कैलकुलेट करें कि वो पिछले साल में रेजिडेंट था तो हम बोलेंगे नहीं था, भले वो 182 डेज यहाँ रहा है, लेकिन जब वो इंडिया के बाहर गया है आफ्टर 182 डेज तो वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया, तो फिर वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो एक पर्सन इंडिया में रहते हैं 190 डेज के लिए। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, चलो मानते हैं वो रहते हैं 200 डेज के लिए, करेक्ट है। अब वो बीच में आउट ऑफ इंडिया जाते हैं से सपोज 50 डेज के लिए, ठीक, फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। तो गए तो वो बाहर सिर्फ 50 दिन के लिए ही हैं, तो क्या हम उनको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे? अगर मैं सिर्फ डेज वाला क्लॉज पहले देख लूँ तो वो मेरे लिए तो फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले मुझे ए और बी चेक करना है। वो 50 दिन, अब मुझसे रीज़न पूछो, वो 50 दिन क्यों गए थे? क्योंकि उनको वहाँ पे वो बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना, तो उस पर्पस के लिए वो बाहर गए थे। वो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या उनका बिजनेस चल रहा है, वो उस पर्पस के लिए आउट ऑफ इंडिया गए थे, फिर वापस आ गए। तो वो रहे तो 182 डेज, लेकिन उनका पर्पस ये तीनों में से एक आ रहा है, तो वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाएंगे। करेक्ट। सेकंड, बी में क्या बोला? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई पर्सन किसी और चीज़ के लिए बाहर जाता है, से सपोज वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाता है, अब मुझे ये पता है कि, और उसको पता है अब ट्रीटमेंट अनसर्टेन पीरियड, अब पता ही नहीं है कि भाई कि वापस कब आना है, सही होके आ पाऊंगा, जो भी सीन है, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा मेडिकल वहाँ से ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि इनका ट्रीटमेंट 6 महीने तक के लिए चलेगा, तो पीरियड हमें पता है अब सर्टेन है और रीज़न मेडिकल है, तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ उन पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। हम फिर क्या चेक करेंगे कि भाई 182 डेज पिछले साल में रहे या नहीं रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 3 रीज़न को छोड़ के कोई और रीज़न की वजह से हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी चेक करेंगे 182 डेज वाली, अगर वो कंप्लाई हो जाती है तो फिर हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, तो पार्ट बी जो है ना इसका नेगेटिव, 1 मिनट,
पार्ट ए पे आपने लिख लिया कि ये हमारा नेगेटिव कंडीशन लगा रहा है, ठीक है, कि भाई अगर तुम ये काम के लिए चले गए तो मेरे लिए तुम किसी काम के लिए नहीं हो, तो इसलिए तुम मेरे लिए नेगेटिव हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर तुम यहाँ पे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाओगे। लेकिन बी क्या है, बी अच्छा है, बी पॉजिटिव बात बोलता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फायदा है। वो बोलता है ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये क्या बोलता है कि एक पर्सन इंडिया में आ रहा है, ठीक है, अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, ठीक है, अदरवाइज देन, मतलब ये 3 कामों के लिए आ रहा है तो ठीक है, अगर इसके अलावा आ रहा है तो फिर वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। लेकिन अगर ये 3 कामों के लिए आता है तो ही वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अब आप समझो यहाँ पे फायदा क्या है, वो किन 3 काम के लिए आ रहा है, वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा काम, वो इंडिया में बिजनेस के लिए आ रहा है। तीसरी चीज, वो इंडिया में आ रहा है लेकिन जाना कब है उसको वापस वो सर्टेन नहीं है। तो 3 क्राइटेरिया हो गए। अब समझो इसको लॉजिकली कि कोई इंडिया में आता है तो ऑब्वियसली बाहर का बंदा अगर इंडिया में आ रहा है तो मेरी गवर्नमेंट का ही फायदा है, क्योंकि करेंसी आएगी, ठीक है। तो अब उसके लिए फायदा, उन्होंने बोला ये 3 कामों के लिए आओगे तो हम तुमको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की एक कंडीशन कंप्लाई करोगे, उसके बाद अगर तुम 182 डेज से ज़्यादा रह जाते हो तो ऑब्वियसली तुम हमारे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाओगे। तो वो 3 कंडीशन यहाँ पे हम वही सेम वाली देखेंगे कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टेन पीरियड। तो ये 3 चीज़ें याद करो, और हमेशा अगर कोई बाहर जा रहा है, इन देखो जा रहा है बाहर इन 3 पर्पस के लिए, तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अगर यही 3 पर्पस के लिए इंडिया में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत काम का है, तभी मैं स्टेप 2 चेक करूंगी। करेक्ट है। इनके अलावा तो बोलता है, पहली बात तो हमने बोल दी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उसमें ए और बी क्लॉज देगा। सेकंड बोलता है एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो मेरे लिए क्या है, बोलता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, सॉरी इन इंडिया। बोलता है एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, चाहे बाहर के बंदे ने आके करी है, तब भी वो मेरे लिए क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। थर्ड, एनी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने क्या बोला कि कोई बाहर के पर्सन ने इंडिया में अपना ऑफिस खोला है, अपने कंपनी की ब्रांच खोली है, या कोई एजेंसी इंडिया में क्रिएट करी है, लेकिन उसका जो ओनर है या जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो भी मेरे लिए वो क्या माना जाएगा, वो ऑफिस, वो एजेंसी, वो ब्रांच मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। फोर्थ यहाँ पे बोलता है एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया आप खोल रहे हो, लेकिन कौन खोल रहा है उसको ओन और कंट्रोल कौन करता है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो इंडिया का बंदा अगर बाहर जाके कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी चाहे ऑफिस खोल रहा है, ब्रांच खोल रहा है, एजेंसी खोल रहा है, तो हमने बोला तुम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही माने जाओगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट केस में तो फिर सर्टेन ही बनता है कि अगर बाहर का बंदा इंडिया में आके कोई भी ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच खोल रहा है और उसको वो ओन या कंट्रोल बाहर बैठ के करता है, तो हमने बोला तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे और तुम पे भी फेमा अप्लाई होगा ही होगा। करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट में ऑब्वियसली ए और बी कंडीशन हम चेक करेंगे। सेकंड, हमारा कोई भी बॉडी कोई भी पर्सन में कौन आता है, पर्सन की डेफिनेशन में हमने जो चीज़ें बोली है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो डेफिनेटली वो इंडिया का पार्ट है, और ऑब्वियसली वो इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकती, तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया आता नहीं है यहाँ पे। बाकी 3 चीज़ों में 182 डेज का क्राइटेरिया नहीं आता, तो वो 2 कंडीशन भी चेक करने को हमें नहीं आती है। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज। ठीक है, चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज तभी हम समझ पाएंगे कि हमें कैसे पता करना है। तो बोलता है मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरलाइंस, शी फ्लाइज फॉर 12 days in a month एंड देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 days। क्या बोल रहे हैं कि मिस आलिया जॉब कहाँ कर रही हैं, ब्रिटिश, अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है ना इन पिक्चर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करती हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं ब्रिटिश एयरवेज की,
और उनका मतलब जर्नल जॉब क्या कहता है कि शी फ्लाइज फॉर 12 days इन अ मंथ, 12 महीने में 12 दिन वो ऑन बोर्ड रहती हैं, एंड देर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 days, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रेक शी accommodated in a base which is normally the city where the airline is headquartered, correct? However, for security consideration she was based at Mumbai। मतलब महीने में 18 दिन, हर महीने के 18 दिन वो कहाँ रह रही हैं, मुंबई में रह रही हैं, करेक्ट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज एकोमोडेटेड एट मुंबई फॉर मोर देन 182 days। ऐसा देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, पूरे साल हमने देखा तो हमने बोला मुंबई में 182 days रही हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट वुड बी हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। अब इधर आओ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे पहली बात मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप ए या बी की बात करोगे, तो ए में हमने बोला पर्सन बाहर जाता है, ठीक है, तो हम वो 3 चीजें चेक करते हैं। अब यहाँ पे पर्सन बाहर तो नहीं जा रहा, बल्कि बाहर का पर्सन अंदर यहाँ इंडिया आ रहा है, करेक्ट, तो मतलब पॉइंट बी पे आ गए हम, ठीक। अगर कोई बाहर वाला पर्सन इंडिया आता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें हम फर्स्ट स्टेप पे तुम टिक हो गए, सेकंड स्टेप है 182। तो यहाँ पे तो वो एम्प्लॉयमेंट का रीजन था, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्टेप इंडिया, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला, फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये बात याद रखना, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है वो, ठीक है। एक मिनट, यस, ठीक है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, नौकरी उसकी इंडिया में है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, वो है किसकी एम्प्लॉय, ब्रिटिश एयरवेज की, ठीक है। उनका जॉब ऐसा है कि वो टू एंड फ्रो, मतलब ऑब्वियसली वो बोर्ड पे रहती हैं 12 दिन, और महीने के 18 दिन उनको लीव पे रहती, मतलब ऑब्वियसली महीने के 18 दिन उनको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना होता, लेकिन वो 18 दिन कहाँ रहती हैं, अपनी बेस जगह। लेकिन फॉर सर्टेन रीजन, जहाँ बेस हमेशा वो वहाँ पे उस चीज़ को बोला गया है जहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी का हेड क्वार्टर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि हेड क्वार्टर फॉर एनी रीज़न उन्होंने मुंबई पे उनका बेस किया कि भाई इनको मुंबई पे 18 दिन रहने हैं फॉर एनी XYZ रीज़न, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते करते हमने देखा कि उनके पूरे साल के 182 days तो वो इंडिया में ही रही हैं। और हमने क्या बोला कि बी में हम देख रहे थे कि कोई पर्सन अगर इंडिया आता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो वो फर्स्ट चेक हुआ, उसके बाद हम 182 देखते हैं। तो ये इस केस में तो फिर वो इंडिया की रेजिडेंट होनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ होंगी या नहीं होंगी, तीनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो। पहला बोलता है फॉर और टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में आके नौकरी करनी है, ठीक है। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, कैरिंग ऑन अ फॉर कैरिंग ऑन इन इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, इंडिया में आके आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, करेक्ट। थर्ड बोलता है फॉर एनी अदर पर्पज इन सच सर्कमस्टांसेस as would indicate that his intention to stay in India is for uncertain period। मतलब आप सोच रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट, वो नौकरी भी इंडिया की मतलब ऑब्वियसली इंडिया में कर रही है नौकरी, बिजनेस भी कोई अगर इंडिया में आके करता है और वो इंडिया में आता है फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो ही ये पॉजिटिव है, करेक्ट है। अगर ये रीज़न नहीं है तो हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, वो किसकी एम्प्लॉय थी, वो थी हमारी ब्रिटिश एयरवेज की एम्प्लॉय, करेक्ट। तो क्या वो इंडिया में नौकरी करने आ रही है, नहीं, वो इंडिया में उनका फॉर एनी रीज़न, फॉर सिक्योरिटी रीज़न उनका बेस मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। वैसे उनका बेस होना चाहिए था जहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज का हेड क्वार्टर है, लेकिन एनी रीज़न उनका मुंबई बेस शिफ्ट कर दिया गया। तो वो उस 18 दिन जब इंडिया में रह रही हैं, तो यहाँ पे कोई नौकरी इंडिया में नहीं कर रही हैं, वो फॉर रीज़न एक इंडिया में रुकी हुई हैं, करेक्ट। अब हमने बोला ये तो बी कंडीशन पे जो लिखा है वो सेटिस्फाई ही नहीं होता, तो फिर हम 182 डेज पे पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इररेलेवेंट हो जाता है। पहले हमें जो बी में लिखा है उस पर कंप्लाई करना है। अगर हम ये ही नहीं पार कर पाए तो चेक पॉइंट 2 पे जाएंगे ही नहीं। आंसर इज Miss Alia stayed in India at Mumbai base for more than 182 days in the preceding financial year. She is however employed in UK। इंडिया में employed नहीं है, वो UK में employed है, ठीक है। She has not come to India for employment, business or circumstances which indicate her intention to stay for uncertain period।
Such person are not considered as Indian resident even if their stays exceeds 182 days in the preceding year. Thus, Miss Alia may have stayed in India for more than 182 days. She cannot be considered to be a person resident in India. Correct? तो days matter, मतलब ऑब्वियसली जब मेरी फर्स्ट ही कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही तो फिर डेज मैटर नहीं करेंगे. If, however, she has been employed in Mumbai branch of British Airways. ठीक है, हमने और क्या पढ़ा कि अगर कोई पर्सन एक बाहर की कंपनी की ब्रांच ऑफिस या एजेंसी बाहर है, वो बाहर पर्सन या उसको ओन करता है या कंट्रोल करता है, तो वहाँ वो चीज़ मेरी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाती है. तो मान लो वो मुंबई ब्रिटिश एयरवेज की मुंबई ब्रांच में वो जॉब करती होती, ठीक है, तो फिर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाती, क्योंकि हमने उनका देख लिया कि वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे एम्प्लॉयड है, इंडिया में एम्प्लॉयड है, मुंबई की कंपनी में एम्प्लॉयड है, ठीक है, और वो 182 डेज से ज़्यादा रुकी हैं, तो उस केस में वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाती. करेक्ट. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल बोलता है इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019. बहुत सही से समझना कि 2019 में एक पर्सन इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया आ रहा है फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स. तो पहली बात तो उसका रीज़न क्या है, पेरेंट्स से मिलने के लिए आ रहा है. तो मुझे बताओ, अगर कोई बाहर से इंडिया आ रहा है, क्या वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहा है, या इस केस में द आंसर इज नो. क्या वो इंडिया में बिजनेस के लिए आ रहा है, द आंसर इज नो. क्या वो अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने आ रहा है, हमने बोला द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विजिटिंग, पेरेंट्स से मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है. हाउएवर हिज पेरेंट्स फॉल सिक एंड ही स्टेड टिल March 31st 2020. ठीक, वो आया इंडिया में 1 जून को, पेरेंट्स से मिलने आया था, लेकिन फिर पेरेंट्स बीमार हो गए, जिसकी वजह से उसको अपना जो स्टे था वो एक्सटेंड करना पड़ा. कब तक, 31 मार्च 2020 तक वो फिर इंडिया में ही रहा, ठीक है. अब देयर आफ्टर ही कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया. इट इज़ हाउएवर सर्टेन दैट ही विल लीव इंडिया. ये तो तय है कि वो जाएगा ही जाएगा इन नेक्स्ट 6 months व्हेन हिज पेरेंट्स रिकवर. His stay in India is neither for employment, nor for business, nor for circumstances which shows that he will stay in India for uncertain period. In such a case, even if he has resided in India for more than 182 days, अब देखो ये जो हमने बोला, अब हमारा मान लो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फॉर 182 डेज इन 1920. अगर कोई हमें बोले कि वो मान लो 2021 में हमसे पूछा गया कि ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा कि नहीं, तो हमने बोला हम इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब 19-20 का स्टे देखेंगे कि अगर इसका इस ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका स्टे इंडिया में मोर देन 182 डेज है तो हम इसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानते हैं, ठीक है. तो हमने बोला 1920 में तो इसका स्टे मोर देन 182 डेज है, लेकिन क्या इसका स्टे इनमें से कोई भी 3 रीजन की वजह से था, सो द आंसर इज नो. तो हमने क्या बोला, ही विल कंटिन्यू टू बी नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा फ्रॉम 1 April 2020 ऑल्सो. For financial year 1920, he is of person resident outside India as he did not reside in India for more than 182 days in the financial year 1819. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो रहा, तो मान लो हमने बोला कि ठीक है 19 जून 2019 में आया और मार्च 20 तक यहीं रहा इंडिया में, बट वो 182 डेज तो कंप्लीट करा, बट उसका रीज़न यहाँ पे रहने का उन 3 में से कुछ भी नहीं था. सो इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और सर्कमस्टांसेस विच इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड, ही विल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 जून, क्योंकि उसके डेज तो पूरे हो ही रहे हैं लेकिन उसका रीज़न नहीं जस्टिफाई हो रहा है. करेक्ट. सो रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, यहाँ तक बात आती है, समझ में आया कि वो उसके डेज तो कंप्लीट हो रहे हैं लेकिन उसका रीज़न जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 नहीं मानेंगे. करेक्ट है. यही अगर वो फॉर अनसर्टेन पीरियड आ गया होता तो फिर हम उसको रेजिडेंट इन इंडिया मान लेते हैं.
करेक्ट है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात कि फेमा के अंदर कभी भी रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर। हम कभी भी जैसे इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, एक पर्सन का पूरे साल का रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब पूरे साल का स्टेटस देखते हैं, उसके बाद हम उसकी इनकम कंप्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि फेमा में ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं तो हमें हमेशा पर्टिकुलर डेट देखनी है। तो बोलता है रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर डेट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स लॉ। कि इनकम टैक्स में आप पूरे साल का स्टेटस देखते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डेट का हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस पर्टिकुलर डेट का देखना है, ना कि पूरे साल का, क्योंकि फेमा एक रेगुलेशंस का हमें कंप्लाई करनी है। इनकम टैक्स की तरह इनकम असेस पूरे साल की नहीं करनी है, करेक्ट है। तो ये ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है, इसलिए हम पर्टिकुलर डेट को लेके चलते हैं। सो आप इन एग्जाम्पल्स की आई होप आपने स्क्रीनशॉट, क्या आप स्क्रीनशॉट तो ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते हो, सॉफ्टवेयर वोंट परमिट यू, बट आप अपने सेल फोन्स जो साथ में रखे ही हैं उससे एक फ़ोटो खींच सकते हैं, सो दैट आपको ये एग्जाम्पल्स इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने में और काम आए। दोनों आप एग्जाम्पल्स की फ़ोटो खींच लो, और ऑब्वियसली इस फोटो को अगर आप प्रिंट आउट के तौर पे इसमें अटैच करना चाहते हो वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने जो आप नोट साथ साथ बना रहे हो उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। द रीज़न इज़ कि ये चीज़ आपके पास रहेगी तो आपको ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। और हमेशा ये दो बातें याद रखना कि पहले हम ए और बी चेक करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल की बात हो रही है तो अगर वो इंडिया में आ रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है तो ए और बी की कंडीशन चेक करो, उसके बाद ही नंबर ऑफ डेज पे जाना। अगर ए और बी मैच नहीं कर रहा लेकिन डेज 182 डेज से ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, हमारे लिए वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। नाउ रीपैट्रिएट टू इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसीड्स को मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उस पे जो इनकम आपको हुई है उसको इंडिया में लेके आना, दैट मीन्स रीपैट्री, ब्रिंगिंग बैक टू इंडिया, ब्रिंगिंग टू इनटू इंडिया द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज एंड द सेलिंग ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली फिर ऑथराइज पर्सन से आप उसको अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराओगे। So it includes the use of realized amount of discharge of for a debt or liability denominated in foreign exchange, and expression repatriation shall be construed accordingly। कि obviously आपने उस पैसे से convert करा के आप अपनी कोई भी जैसे हमने बोला कि वहाँ से इनकम आपको जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली वो आप पैसे को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया था तो आप अपना एक्सपोर्ट का जो इनकम हुई है उसको वापस इंडिया में अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराना, ब्रिंगिंग बैक टू इंडिया, दैट इज रीपैट्रिएट टू इंडिया। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है, डेफिनेशंस कवर करी हैं, काफ़ी डिटेल में कवर करी हैं। आपको कोई भी डाउट है, बिकॉज डेफिनेशन का पार्ट क्लियर नहीं है तो ये समझ के चलो जब हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो आगे की रेगुलेटरी प्रोविजंस भी मुझे क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे को मेरे डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए। कोई भी डाउट है ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड उसका जवाब आपको 24 to 48 आवर्स मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब एकदम से आज अभी आपने मैसेज किया और 2 मिनट बाद रिप्लाई आ जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट आंसर मिलेगा, दैट इज़ आर गारंटी, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन हैं आप उसको पूछते हुए चलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें हम सेक्शन 3 कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारी बातें आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।